हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए। देखिए, अगर हम बोर्ड एग्जाम की बात करें तो बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है, जबकि हम कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें नीट जेईई मेंस से एडवांस तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा पूछी जाती हैं। और स्टूडेंट्स अक्सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख के डर जाता है कि न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करें, न्यूमेरिकल सोल्व नहीं होते हमसे। तो आज मैं वही बात आपको बताने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पहली चीज फॉर्मूला, दूसरी चीज यूनिट कन्वर्जन, तीसरी चीज कैलकुलेशन। ठीक है, सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करेंगे कि फॉर्मूला, इतने सारे फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, तो इतने सारे फॉर्मूलाज को कैसे याद रखा जाए। सबसे पहली चीज है, फॉर्मूला को याद रखने के लिए आप कोई ना कोई लिंक बना लीजिए। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा फॉर्मूला से रिलेटेड। जैसे आप 11th में फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, वहां पे आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, इसको हम बोलते थे मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम कितनी हाइट अटेन करेगा, ये होती थी आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये होता था आपका थीटा। क्या होता था? एंगल होता था, जिस एंगल से आप किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट करते थे। तो इन तीनों चीजों में एक रिलेशन थी। रिलेशन क्या थी? आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। क्या था? आर टेन थीटा इज इक्वल टू 4h। यहां पे आर हॉरिजॉन्टल रेंज है, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है हॉरिजॉन्टल के साथ, और h क्या है? मैक्सिमम हाइट जो प्रोजेक्टाइल ने अटेन की अपने प्रोजेक्टाइल के दौरान। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे याद रखा जाए इस फॉर्मूला को। मैंने बोला रतन, आर 10 से बन गया रतन 4 है। मैंने कहा मेरी क्लास में 4 रतन है। अब मेरे को डाउट हो सकता है कि रतन 4 है, 5 है, 3 भी हो सकते हैं रतन, तो बुरा मत मानना अगर किसी का नाम रतन हो या फिर किसी रिलेटिव का नाम रतन हो। मैंने बनाया रतन चोर है। क्या है? रतन चोर है। मुझे फॉर्मूला याद हो गया अच्छे से, आर टेन थीटा इक्वल टू 4h, रतन चोर है। तो इस तरीके से आप फॉर्मूलाज को रिलेट कीजिए। रिलेट करेंगे तो इतने सारे फॉर्मूलाज को आप इजीली याद रख पाएंगे। एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा इसके अलावा। अभी जो 12th के स्टूडेंट हैं, मैग्नेटिज्म में जो पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैंने क्रॉस बनाया है, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड है अंदर जा रही है, इनवर्ड द प्लेन ऑफ बॉल, अंदर जा रही है। क्रॉस से दिखाते हैं हम उस चीज को। अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे करंट कैरिंग वायर को रखता हूं। ये मेरी वायर है और ये करंट कैरिंग है, इस तरीके से रखी है। यहाँ पे ये वायर मैं बना देता हूं, ये करंट कैरिंग वायर है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। तो जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग वायर को रखते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करती है। क्या करती है? फोर्स एक्सपीरियंस करती है। और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करती है उसको हम लिखते हैं F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। क्या? आई बी एल साइन थीटा। ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट कैरिंग वायर को रखा जाए तो इतना फोर्स एक्सपीरियंस करती है। यहाँ पे एफ फोर्स है जो इस करंट कैरिंग वायर ने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस किया था। आई यहाँ पे क्या है? करंट, इस वायर के अंदर कितना करंट था। बी मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वायर रखी थी। एल क्या है? इस वायर की लेंथ। और थीटा क्या था? यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है उसमें, और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है। क्लियर है बात सबको? ठीक है, बात करते हैं हम इसको कैसे याद रखा जाए। मैंने बोला इसको आई से बन गया, इसको बी से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं इसको बी एल से लगा ले और साइन थीटा से बन गया सीने से। क्या बन गया? सीने से। इसको भी लगा ले सीने से, इसको भी लगा ले सीने से। मेरे को याद हो गया फॉर्मूला, आई बी एल साइन थीटा, इसको भी लगा ले सीने से। क्लियर है बात? तो दो चीजों की हमने बात की, सॉरी हमने फॉर्मूला की बात की अभी तक, कि फॉर्मूला को कैसे याद किया जाए। आप अपनी तरफ से कोई भी लिंक बना सकते हैं फॉर्मूला को याद करने का। अब हम बात करते हैं दूसरी यूनिट कन्वर्जन पे बात करते हैं। यूनिट कन्वर्जन
जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करें, फॉर्मूला लिखने के बाद आप क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं सारी फिजिकल क्वांटिटीज की जो निकालनी होती है उसको फाइंड करने के लिए, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको फाइंड करने के लिए आप बाकी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज पुट करते हैं। तो वैल्यूज क्या है, हम दो तरीके के सिस्टम यूज करते हैं, एसआई और सीजीएस। जैसे मैंने लिखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पता होगा सबको फोर्स को क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं, ये बन गया बलमा। क्या बन गया, बलमा। फॉर्मूला तो हमें याद हो गया। अब हम अगर मास को हम यहां रखते हैं ग्राम में, किसमें रखते हैं, ग्राम में, एक्सेलरेशन को रखते हैं मीटर पर सेकंड में, तो फोर्स आपको किसमें मिलेगा, फोर्स ना तो आपको न्यूटन में मिलेगा ना ही आपको डाइन में मिलेगा, जो कि फोर्स की सीजीएस यूनिट है, जबकि न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है। तो आपको क्या करना है, अगर फोर्स आपको न्यूटन में चाहिए, एसआई यूनिट में चाहिए, तो बाकी आपको दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू भी एसआई यूनिट में रखनी पड़ेगी। तो मास की एसआई जो यूनिट है वो है किलोग्राम। क्या है, किलोग्राम। तो क्या हो जाएगा, मास किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको जो फोर्स की वैल्यू मिलेगी वो किसमें मिलेगी, न्यूटन में मिलेगी। इस तरीके से अगर यहाँ पे मास को ग्राम में रखते हैं, एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखते हैं, तो आपको जो फोर्स मिलेगा वो डाइन में मिलेगा। क्लियर है बात। तो तीसरी चीज थी कैलकुलेशंस। मेरे हिसाब से कैलकुलेशंस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं, कैलकुलेशंस बचपन से करते आ रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से नहीं आने वाली। क्लियर है। तो आज हम सीख चुके हैं कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व किया जाए। तो अब हम क्या करेंगे, जो अगले जो अपने वीडियो लेक्चर्स होंगे उसमें हम फिजिक्स 11th और 12th के लिए फिजिक्स शुरू करेंगे। 12th के लिए हम सिलेबस शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। ठीक है। दूसरा 11th के लिए हम सिलेबस शुरू करने वाले हैं, मैकेनिक्स शुरू करने वाले हैं, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स वगैरह शुरू करेंगे, और वहां हम वेक्टर से शुरू करेंगे। इसे शुरू करेंगे, वेक्टर से शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है।